जितना फर्क कीनू और संतरे में है, पर्पल और लेवेंडर में है, गुटखे और पान मसाले में है, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में है, करीब उतना ही फर्क 19 और 20 में है। प्रेम में खुश और तबाह होने में भी ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। कवि वीरेन डंगवाल कह गए कि प्रेम तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे खुश और तबाह कर देगा। और ये कविता यूं ही नहीं होगा कि कानपुर शीर्षक के साथ लिखी गई लंबी कविता श्रृंखला का हिस्सा है। आज हमारे साथ कानपुर भी है, और फकत कानपुर ही नहीं, तमाम पुरों के पुरवासी तीन तालियों का प्रेम भी है, जिसमें अपन खुश और तबाह तो हैं ही। शुरू कर रहे हैं तीन ताल के दूसरे सीजन का 20 कम 1 अर्थात 19वां एपिसोड, ताऊ सरदार और सरपंच के साथ। जय हो। जय हो, जय हो। जय हो। कानपुर की खुशहाली पे आज अपन को बात करनी है। सरपंच सौरभ द्विवेदी हमारे साथ हैं, कानपुर में वो पढ़े हैं, बहुत सही मौका है आज। लेकिन उसके पहले ताऊ, आपको पता है कि ये 30 सितंबर को ये एपिसोड रिलीज होगा, जब अपन जो आज बात कर रहे हैं। 30 तारीख को पता है आपको क्या होता है? वर्ल्ड पॉडकास्टिंग डे। 30 सितंबर को? जी, इंटरनेशनल पॉडकास्टिंग डे होता है। कैसा सितम है यार। हाँ पॉडकास्टिंग डे भी होने लगे अब जी। मतलब जुम्मे 4 दिन हुआ है पॉडकास्ट शुरू हुए दुनिया में। जी, व्हाट्सएप पे एक पीजीआई के डॉक्टर ने, और यहाँ पर सुधी श्रोताजन समझें कि मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स इसलिए बनाए गए थे ताकि वहाँ पर अत्याधुनिक किस्म की वैज्ञानिक रिसर्च हो जो इंसान के जिस्म को, जिसमें सबसे ऊपर दिमाग होता है, दुरुस्त रखे, है ना। उन्होंने मुझे एक ग्राफिक कार्ड भेजा, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस की शुभकामनाएं। आप पॉडकास्ट डे की बात कर रहे हैं, यहाँ जहालत के लिए अलग अलग जातियों के ऐसे ही फर्जी गौरव को ठेलते हुए दिन, और अंतर्राष्ट्रीय। अरे मॉरिशस में भी यदि हैं तो। हाँ, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, ऐसी जगहों में चल रहा है। वैसे आप पॉडकास्ट सुनते हैं? मतलब समय मिल पाता है इतना कि कभी कोई पॉडकास्ट थोड़ा बहुत सुन लें, या किसी पॉडकास्ट की आदत लगी कभी बीच में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुझे। बल्कि एक पॉडकास्ट है जिसका मैं लगातार जिक्र सुन रहा हूँ, इसका नाम है एम्पायर। अनीता आनंद और विलियम डेलरिम्पल का। इसका मैंने कई लोगों से जिक्र सुना है, नामी गिरामी, तो उसको सुनने की ख्वाहिश है। 3 ताल को मैंने पूरा कभी नहीं सुना है, मुझे नहीं पता इस शो में ये कहा जाना चाहिए या नहीं, पर नहीं ये कहा जाना चाहिए। ये 3 ताल की नहीं, ये बहुत मेरी लंबा भी समस्या होता है। नहीं, मैं, क्योंकि मैं लल्लन टॉप का भी कोई वीडियो कभी भी पूरा देखना तो दूर की बात, सुनता भी नहीं। वो लिटरली बढ़ा के, अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं, ये करेक्शन। तो होता क्या है कि जब आप हलवाई होते हैं ना, तो आप मिठाई का चाव नहीं ले पाते। दिक्कत ये होती है, आप हमेशा अच्छा शीरा ठीक बना है कि नहीं बना है, भुनी ठीक है कि नहीं इमरती है, फर्मेंटेशन ठीक हुआ था कि नहीं, आप उसी में लगे रहते हैं। मैं पिछले दिनों, हमारी एक एक्ट्रेस मित्र हैं, गिरिजा ओक, उनका एक बड़ा मकबूल प्ले है गौहर जान पहली आर्टिस्ट है हिंदुस्तान की जिनको रिकॉर्ड किया गया, और उन दिनों 3 मिनट का तवा बनता था, तो जल्दी गाना पड़ता था। शास्त्रीय गायिका थी, तो वो नहीं कि आप आलाप ले रही हैं, आपको 2.25 ढाई मिनट में, और वो जो रिकॉर्ड करती थी, और उसमें आखिरी में वो बोलती थी, माई नेम इज़ गौहर जान, दिस इज़ अ बंगाली सॉन्ग, होप यू लाइक इट। तो कैन यू इमेजिन, 1890 में एक महिला है जिसको हर कोई कह रहा है कि अरे सब ये क्या फालतू चीज़ है, अब ऐसे गाना होगा। तो वो गा रही, तो वो आई थी, तो वो ये चीज़ हमसे कह रही थी कि हम लोग एक्टर होते हैं तो हर वक्त हमें ऐसा लगता है जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छा अगर कैमरा होगा तो हम कैसे दिख रहे होंगे, फ्रेम कैसा होगा, हमारा डिक्शन दुरुस्त है कि नहीं। तो आप जिस पेशे में होते हैं उस पेशे की जासूस निगाहें हर वक्त आपके ऊपर लगी रहती हैं। तो कभी भी, वैसे ये बात मेरे साथ भी है ताऊ, कि पॉडकास्ट बनाना जब से शुरू किया ना, उसके पहले मैं सुनता था, अभी भी ज़्यादा सुनता हूँ, मतलब घंटे मेरे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पॉडकास्ट के ईमानदार कंज्यूमर की तरह नहीं सुन पाता हूँ। आनंद नहीं आता, बार प्रोड्यूसर सक्रिय हो जाता है कि यार ये
और मैं ये सारे अंग्रेजी के भी बढ़िया नामचीन शोज भी सुनता हूँ, लेकिन उनमें भी फिर मैं खामियां ढूंढने लगता हूँ कि ये गड़बड़ था, ये अच्छा था। भैया मैं बचपन से ना अखबार बहुत अच्छे से पढ़ता था, और मेरा उद्देश्य अखबार पढ़ने का होता था जानकारी इकट्ठा करना, ये नई नई चीजें जानना। जब से पत्रकार बना ना तब से मेरी नजर मिस्टेक पे जाती है, क्योंकि मैं डेस्क पे था। तो ये हेडलाइन और अच्छी हो सकती थी, अरे यार इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। आप हेडलाइन पढ़ रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये इससे बढ़िया हो सकती थी, पिक्चर गलत लगा दिया। बस आप आनंद खो देते हो जीवन का। कभी भी कुछ ऐसे काम ना करो जिससे आनंद खो दो। इन्होंने हलवाई को उदाहरण दी, मैं शेफ्स को देखता हूँ, वो एक छोटा सा चम्मच रखते हैं, खाना बन रहा है बहुत सारा 5 स्टार होटल के किचन में, वो जाके यूं उठाता है, डालता है, वो कुछ कुछ बताता है लोगों को। क्या खाएगा वो शाम में, क्या खा सकता है वो? हर तरह के सूप, हर तरह के नॉनवेज, हर तरह के वेज चख चुका है, मिठाई भी चख के आया हुआ है। वही है। पर मैं पॉडकास्ट अभी भी सुनता हूँ, और हिस्ट्री वाले पॉडकास्ट ज्यादा सुनता हूँ। नॉन हिस्ट्री में सिर्फ मेकिंग सेंस करके पॉडकास्ट है, मेकिंग सेंस, वो सुनता हूँ। सैम हैरिस। एक आध और रिकमेंडेशन दे दीजिए कुछ मेरे जैसे जो यार। एक हिस्ट्री का पॉडकास्ट है, ग्रेट इंडियन हिस्ट्री पॉडकास्ट, बहुत पुराना है। एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वही बंदा करता है उसको। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट पॉडकास्ट, ग्रेट। वो आज से 8 साल पहले शायद बंद हो गया है, पर वो है वहां पे। तो आप शुरू से लेके आधे आधे घंटे में, इतना बेहतरीन है वो, इतना एक्साइटेड है हिस्ट्री बताने में। सबसे अच्छा तो मुझे उसका इंट्रो लगता है। बेहतरीन पॉडकास्ट है। बाय द वे मैं उसको 3 बार सुन चुका हूँ पूरा, और अभी मैं थोड़े दिनों के ब्रेक पे हूँ, फिर भूल जाता हूँ मैं सारे नाम। होता है ना, क्या हुआ देवगिरी पे हमला हुआ था तो क्या हुआ था, तो वो फिर मैं जाता हूँ उसमें। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज वन पॉडकास्ट। मैं एक रात को सोते हुए जो अपना जमशेद का स्टोरी बॉक्स सोते हुए मैं सुनता हूँ, और वो कहानियाँ मैं मतलब एक कहानी अगर पूरी होने तक नींद आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो लगातार दूसरी कहानी। और आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं दूसरी कहानी के आगे मुझे जाना पड़ा और नींद ना आई हो। अच्छी कहानियाँ, आप तारीफ कर रहे हैं जी नहीं। रात में सोते हुए माँ की कहानियां सुन के हम लोग सोते थे। मेरा ये रात का सोने का ट्रिक है वैसे, कहानी सुनते हुए अच्छी नींद आती है, या किताब पढ़ते हुए। मैं कभी भी बिना साउंड के नहीं सो पाया हूँ, कभी भी। क्योंकि अकेला रहता था ना शुरू से, तो रेडियो लगाता था पहले, आजकल यूट्यूब लगा देता हूँ, और कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे। 5 मिनट के अंदर आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नहीं, एक छोटा सा छोटे छोटे एपिसोड होते हैं। एक और फाइनेंस का शो है, ताऊ शायद सुना आपने, फिन शॉर्ट्स डेली, सुना है ना? बहुत अच्छा शो है, एक्सप्लेनर होते हैं उसमें भी, मज़ेदार शो। क्या रीलें देखना भी पॉडकास्ट में गिना जाएगा? उसको मैंने ट्राई किया था, वो बहुत ही खराब होता है, वो आपको जगाए रखता है। हाँ, उसमें नींद नहीं, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है, और आप किए जा रहे हो उंगली में, और उसमें आपकी अधिक इंद्रियां सक्रिय होती हैं। देखिए, उसमें आप हंसते हैं, अधिक हॉर्मोन्स आपके, आप खुश हो गए अचानक, किसी बात पे ठहाका मार पड़े। अभी मैंने कल देखा कि मैं दोस्त से कहता हूँ कि तुम मिलते क्यों नहीं, तो उसमें बेयर ग्रिल्स के 4-5 कट लगाए हुए हैं, जिसमें वो कह रहा है अभी मैं अलास्का के महाद्वीप के बाहर हूँ, अभी मैं सहारा के रेगिस्तान में भ्रमण कर रहा हूँ। वैसे भी स्क्रीन वाले हार्मोन्स की सक्रियता और उसके बाद के स्राव तात्कालिक ही होते हैं। एक जानकारी साझा करनी थी, और कि गूगल पॉडकास्ट पर हमारे जो साथी सुन रहे हैं उन्हें मालूम होगा, या शायद नहीं भी मालूम हो, कि अब भाई साहब गूगल वाले लोग पॉडकास्ट अपना पूरा शिफ्ट कर रहे हैं यूट्यूब म्यूजिक की तरफ, यूट्यूब की तरफ। तो आपको भी लगता है अगर कि गूगल से कब तक, गूगल पॉडकास्ट पे आप कितना सुन रहे हो, तो शिफ्ट कर सकते हो आप भी? देखो यूट्यूब पे होगा, एक तो एक अच्छी चीज है जहाँ कि पे अब already सारे लोग हैं। पॉडकास्ट वाले अपना वीडियो भी बनाएंगे और यूट्यूब पे डाल देंगे। जो देख सकते हैं वो देखेंगे, जो सुन सकते हैं वो सुनेंगे। यूट्यूब म्यूजिक पे वो सिर्फ सुनने के लिए अवेलेबल होगा। बहुत अच्छी खबर है ये। और गूगल पॉडकास्ट बाय द वे किसी फोन में दिखता नहीं है, किसी भी फोन में नहीं दिखता। एंड्रॉइड के फोन में होता है, मतलब ये है गूगल पॉडकास्ट? हाँ है। वो तो आप एप्पल वालों को क्या पता होगा, एप्पल वालों को अपना है उनका तो नहीं, वो तो हमें पता है। पर हम लोगों को ये रहती है ना एक उत्सुकता कि हमारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लोग कितनी जल्दी कॉपी कर लेते हो, या समय लगता है? हमारे
उरई में ही डेवलप हो रहे हैं सारे। ठीक है, बातचीत आगे बढ़े, मैं एजेंडा बताता हूँ आज क्या क्या विषयों पर बात करनी है। कानपुर से हमने शुरुआत की इसके जिक्र से। इस शहर पे बात इसलिए होगी आज क्योंकि एक सर्वे है हाल में आया जो ये कहता है कि पूरी दुनिया में खुशहाली के मामले में पूरी दुनिया में कानपुर 11वें नंबर पर है। इसमें 4-5 उसमें फैक्टर्स भी हैं कि किन किन आधार देश का अकेला है देश का शहर अकेला जो है। टॉप 20 में है। हाँ, तो कानपुर पे बात करेंगे। सरपंच आपने पढ़ाई की है वहाँ पे, अपना और ताऊ का आना जाना। इतनी हंसने की बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये वहाँ आदमी मेरा खुश है। कानपुर से पुराना रिश्ता है। अच्छा, आपका तो रिश्ता ही है। पुराना आपका कैसे? जैसा मोदी जी का हर जगह से अच्छा, होता है, ठीक। मतलब मैं आता जाता रहा हूँ। हाँ वही, हाँ। और आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां भी होंगी। पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तीन ताल सुन रहे हैं आप। ताऊ, सरपंच और सरदार के साथ एक ट्विटर पे, एक्स पे एक हैंडल है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वो दिन में 8-10 ऐसी सूचियां डालता है अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से। उसने ये क्लेम किया इसी हफ्ते कि दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की उसने सूची जाहिर की, और उसमें जो है पहले नंबर पर लिस्बन है जो पोर्टुगल की राजधानी, दूसरे नंबर पर बार्सिलोना है और तीसरे पर एथेंस है। अपनी नज़र ना इसमें टिक गई क्योंकि नीचे 11वें नंबर पे इसमें भारत के कानपुर महानगर का नाम है, और इनका कहना है कि ये भी एक खुशहाल महानगर है, भारत का एक ही है उसमें, ऐसा इनका क्लेम है। हमने कोशिश भी की कि ये सर्वे कहाँ से उसको वेरीफाई करने की, हालांकि वो मिला नहीं, पर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ये क्लेम है कि इस तरह का एक सर्वे आया है। मानक क्या क्या है उसमें? मानक बता देता हूँ मैं। एक पहला मानक है जिसके आधार पे तय किया गया, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी इन शहरों में रहने वाले लोगों की जो है संभावित जिंदगी वो कितने बरस की है। दूसरा मानक है सनलाइट, इन शहरों को कितने घंटे नसीब। कानपुर में तो वैसे धूप ही में पड़े हैं। तीसरा है कि इन शहरों के लोग मिलनसार हैं या नहीं। और चौथा है जीवन जीने की लागत वहाँ क्या है। देखिए, मिलनसार वाले में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मिलनसार में ना, मिलनसार आदमी कब होता है? जब वो खाली होता है। और कानपुर में कुलदीप जी, पले बढ़े। नहीं, आप ये मैं बात बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। 3 ताल एक हफ्ते में 1.5-2 घंटे रिकॉर्ड होता है। आपकी जो कानपुर के साथ सप्तपदी हुई है, कानपुर की कन्या के साथ, वो जीवन भर की है। और वे इसको सुन करके प्रसन्न नहीं होंगे। वो जानते हैं इस बात को। देखिए, वहाँ ना कानपुर के आप किसी जो काम भी कर रहा है, लैपटॉप लेके कनपुरिया आपके बगल में काम कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, आप उससे पूछे भाई कुछ काम कर रहे हो, वो फ्लैप बंद करेगा, बोले नहीं खाली है बताओ। ठीक है, तो काम करने में क्या प्राइड है? खाली रहने में प्राइड है। राजयोग है हमारा, हम क्या काम करें। इस वजह से वहाँ के लोग अतिरिक्त मिलनसार, आपको रास्ता छोड़ करके बता करके आएंगे। दूसरी बात ना, मतलब इस तरह का सर्वे हुआ नहीं। अगर मेंटल हेल्थ और आपके जो मेंटल स्टेट है उसको स्टेबल रहने के लिए तमाम बड़े बड़े लोग ये कहते हैं वक्त निकालिए अपने लिए, स्वयं से संवाद, दूसरों से संवाद। कानपुर शहर का मेंटल स्टेट इसलिए बेहतर है, खुशहाली इसलिए है कि वक्त ही तो है वहाँ। एंड टाइम इज मनी, तो रिच भी। सही। आपकी स्कूलिंग वहाँ से हुई? कौन सा साल था जब आप कानपुर पहली बार कदम रखे? 1990-91। मैं 91 में पैदा हुआ था जी। तो मेरा एक, आप 164 का बयान समझ लीजिए, मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ, है ना, जितना भी वक्त लगे। कानपुर जो है वो गगन का डब्बा है खाली, और वो डब्बा इतना इस्तेमाल हुआ है, अपने मकान से 60-70 मीटर दूर सरकारी हैंडपंप से पानी भरने के लिए कि उसका कुंडा टूट गया और कुंडे की जगह रस्सी आ गई है। कानपुर वो है। और वस्त्र विन्यास के नाम पर जो तय बना के धर दिए गए हैं, जिनमें वो जो नेफ्थलीन की गोलियों से ज़्यादा कॉकरोच के गू की गंध आती है, और जब तक वो निकलते हैं उससे ज़्यादा वहाँ लाल रंग का एक गमछा जो ऐसे लपेट लिया जाता है तहमत की मानिंद, और जिसमें निहायत ही भद्दी पिंडलियाँ नज़र आती हैं, उसको लेके
और दतून करते, डाबर लाल दंत मंजन करते लोग हैं जो उन जल स्रोतों के इर्द गिर्द बहुतायत में मिलते हैं। तो कानपुर सबसे पहले पानी लाने के लिए की गई सुबह की वर्जिश है। उसके बाद वो दूध के चट्टे हुआ करते थे, और चट्टे कहाँ हैं इसके लिए बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनके होने से 500-800 मीटर दूर तक आपके नथुनों में नालियों में बजबजाते गैस बनाते, जिसका इस्तेमाल अभी चाय बनाने के लिए होने में कुछ दशक बाकी थे, उस गंध से होता था। और फिर आप वहाँ पहुँचते थे और आप बहुत चकित रहते थे कि ये लगभग दिव्य सा नज़र आने वाला एक सिख अधेड़ है, जिसकी कोहनी तक कड़ा चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में झाग है, और इतना झागदार दूध इसके चट्टे से आता कैसे है? कौन सी भैंसें, कौन सी गाय हैं, क्या खाती हैं ये? तो आप उसके फेर में, उसके झाग में मुग्ध हो जाते थे। फेना वहीं का है। कानपुर सुबह सवेरे गरिष्ठ भोजन और गरिष्ठ बातें करने वालों का शहर है, इसलिए सुबह सुबह आपको समोसे की दुकान, जलेबी की दुकान, कचौड़ी की दुकान, और इन दुकानों में ये जो चीज़ें मिलती हैं क्रमशः समोसे, जलेबी और कचौड़ी, और इनके इर्द गिर्द बहुत ही पनियाई हुई, लगभग नकली हो चुकी रंग के मामले में हरी चटनी मिलती है। बिल्कुल ही है, वैसा ही है कानपुर वैसा, पर जहाँ हरा है वहाँ लाल है। तो लाल की कसर गुटखा पूरा करता है। लोगों की वफादारियाँ होती हैं अलग अलग फुटबॉल क्लबों को लेकर, अलग अलग नेताओं को लेकर। कानपुरियों की वफादारी हमने देखी है गुटखे के ब्रांड को लेकर। वो 307 कर सकते हैं कि राजश्री अच्छा है, कि वाह अच्छा है, कि किसान अच्छा है, और जब उन्हें लगता है कि वो इस कुकर झाँव से ऊपर उठ गए हैं, तो फिर वो इन सब का नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कमला पसंद। केपी कमला पसंद गुटखा नहीं है, कमला पसंद चौराहे पर इस बात की मुनादी है कि मैं अब मनरेगा के स्तर से ऊपर आ चुका हूँ। उसको केपी कहने लगता है। हाँ, वो हाँ, फिर केपी एक दो फिर केपी और दो। बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कानपुर में पनकी में पावर हाउस के बाहर हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में श्रद्धा की कहानी तो चलती है, मंदिर के पुजारियों के बारे में एक कहानी उड़ा दी गई कि साहब आप सोचो कि पेड़ा ले जाओ और बस वो एक छुआ के चढ़ा देंगे, या ऊपर फूल इलायची दाना रखो, नीचे पेड़ा, तो पंडे ऐसे हाथ मारते हैं कि फूल ऊपर उछल जाते हैं, इलायची दाना ऊपर, और पेड़ा पड़क से करके वहीं गिर जाता है नीचे। तो तुम सोच रहे हो कि तुम पेड़ा बचा लोगे प्रसाद से, पर पेड़ा ही गिरता है, बाकी सब वापस आपके डब्बे में आ जाता है और आपको दे दिया जाता है। ऐसी कहानियां चलती हैं कानपुर में। कानपुर में कहानियां चलती हैं कि फलाना आदमी इतना गरीब था, इतना गरीब था, और फिर इतना ज़्यादा अमीर हो गया, लेकिन वो जिस कढ़ाई में सबसे पहले रसायनों को घोल के साबुन बनाया करता था, वो कढ़ाई उसने आज तक रखी है। हम जिस गली में रहते थे वहाँ एक राम लुभाया करके थे, वो साबुन बनाया करते थे, महंगी काली लंबी कार से आया करते थे 90 के दशक में। पर हम लोग बड़े उत्सुक, अच्छा ये वही कढ़ाई थी। उस कढ़ाई पे कबूतरों ने भी हगना बंद कर दिया था, वो इतनी गंदी थी, पर उसके इर्द गिर्द कहानी थी। कानपुर गुमटियों का शहर है। तो एक तो वो गुमटी थी जो अंग्रेज़ों के ज़माने में राजस्व की वसूली के लिए हुई थी, जिससे कानपुर अब तक हलकान है, क्योंकि शहर की छाती को चीरते हुए रेलवे की लाइन गुजरती है, और हर लाइन पे अभी पुल नहीं बना, तो दोनों तरफ जीवन चलता है, और कानपुरियों का जीवन उस हिसाब से चलता है। फलानी निकल गई, वो ढिकानी, वो क्रॉसिंग पे कितना टाइम लगेगा, और क्रॉसिंग पे ज़्यादा टाइम ना लगे तो मन लुभाने के लिए वो एक क्रॉसिंग से दूसरी क्रॉसिंग तक चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बाइक से देर से पहुँचेंगे, ट्रेन जल्दी से निकल जाएगी, क्रॉसिंग के खुलने में 30 सेकंड। तो हो सकता है कि अगले रामानुजाचार्य भी कानपुर से ही पैदा हों, जो इतनी बारीक गणित कर लेते हों कि ट्रैफिक से गुजरते हुए कितना वक्त लगेगा और ट्रेन के गुजरने में कितना वक्त लगेगा। कानपुर वो शहर है जहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत झील है। हमने जीके की किताबों में पढ़ा चिल्का झील, ये झील, वो झील। हमारे यहाँ मोती झील है, उसमें पानी नहीं है। वही 5 साल में कभी 4-5 दिन आ जाता है, जैसे कोई नया अधिकारी आया जोश जोश में, उसने खुदवा डाला, तो हम सब लोग देखने जाते हैं कि अच्छा झील, पानी वाली झील कैसी होती है, ये करने के लिए। पर जैसे अप्रवासी पक्षी आते हैं, वैसे प्रेमी जोड़े जो घर से ये बता के निकलते हैं कि आईआईटी की कोचिंग के लिए काका देव जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनको कल्लोल करना होता है। तो ये भी सबसे पहले कानपुर ने ही व्यवस्था दी कि इस तरीके के हटनुमा रेस्टोरेंट बनाए गए, या इस तरीके के साइबर कैफ़े बनाए गए, जहाँ
इंटरनेट के इस्तेमाल के नहीं, उस हट में बैठने के पैसे लगते थे। और कई बार बता भी दिया जाता था कि भैया आवाज़ बहुत आ रही है, बगल वाली हट डिस्टर्ब हो रही है। ये भी कानपुर में ही हुआ है, ठीक है। कानपुर में एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे सबसे ऐतिहासिक सभाएं हुई हैं, उसका नाम फूल बाग है। एक फूल नहीं है फूल बाग में उस जमाने में। बाग तो नहीं होगा, है बाग तो नहीं। हाँ, बाग भी नहीं है। हाँ, अब वो बाग कह लीजिए, मैदान कह लीजिए। और कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है जो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर है। मैंने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत पढ़ा। उन्होंने अपने जीवन में कभी खेती नहीं की थी। तो मुझे ये जो नामकरण की परंपरा है, आप किसी कृषि वैज्ञानिक के नाम पे कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखें, समझ में आता है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर चंद्रशेखर आज़ाद। अगर आपको कभी समय लगे तो आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, इन पे एक बहुत सुंदर किताब है, क्रांतिकारी साथियों के द्वारा लिखी गई यश की धरोहर। उसको पढ़िए तो इतने मानवीय लगेंगे ये लोग गुड़ रोटी खाते हुए। तो कानपुर में एक ऐसा कॉलेज भी है। कानपुर में गंगा नदी है ऐसा बताया जाता है। कानपुर में बहुत सारी चमड़े की टैनरी हैं, मैंने खुद देखा है। चमड़े की टैनरियों का पानी बहता है और वो बह के जहाँ मिलता है, कहा जाता है कि ठीक ठीक वहीं पे गंगा नदी थी। हालांकि अब सफाई को लेके बहुत प्रयास चल रहे हैं, तो बाकी गंगा पूज्य हैं, तो पूज्य लोगों के बारे में चर्चा ज़्यादा करनी नहीं चाहिए। कानपुर गुटके की गुलगुली से पैदा हुआ शहर है। इसे गुटखा ना खाने वाले समझ नहीं पाएंगे। बनारस वाले अपने पान की छद्म श्रेष्ठता से ग्रसित हैं। बनारस को अपने पुरातन होने का दम्भ है। मुझे बहुत पसंद है बनारस, पर कानपुर उससे आगे की चीज है, क्योंकि पान में झार नहीं होती, गुटके में झार होती। कानपुर का आदमी झार मारता है, जो तुम कह रहे थे ना फ्लैप बंद करके, उसका जन्म ही हुआ है औरों के लिए, है ना। बताया नहीं जाता है क्योंकि उससे शहर में भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, पर सारे ऋषि मुनि कानपुर से गुजरे हैं और ये अंतिम सत्य उन्होंने वहीं पाया है। पर ये गुह्य बातें हैं, ये साधना और अर्चना से हासिल होती हैं। इसको आप यूं ही जाहिर कर दोगे तो भीड़ लग जाएगी। इसीलिए कानपुर में आपको कोई ऐसे आश्रम मठ नहीं मिलेगा। हालांकि हमने भी तमाम अतिक्रमणों को छिपाने के लिए महाभारत कालीन मंदिर वो सब लिखवा रखा है पेंट से। कानपुर कभी अपनी पुरातनता पे दावा ही नहीं धरता। कानपुर अपनी मेधा से बेखबर शहर है। हाँ। और ये कानपुर की सबसे बड़ी खूबी है। कर नरगिस को पता होता कि उनकी अलख पे बेसन लग गया है तो वो आती नहीं आती दरवाजा खोलने के लिए राज कपूर को। कानपुर वो शहर है, मतलब आप समझिए कि साइकिलों पे मतवाले लौंडे चले जा रहे हैं, साइकिलें स्कूटरों में, स्कूटरें मोटरसाइकिलों में तब्दील हो रहे हैं। उनकी स्फूर्ति लाल बंगले से लेके और गंगा बैराज तक वही जा रही है और वो शहर छोड़ने को राजी नहीं है। कानपुर मतलब ये जितने आपके दुनिया जहाँ के सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनको कच्चा माल मुहैया कराने वाला शहर। एक समय था कि कानपुर के सेंट्रल स्टेशन से आप बाहर निकलते थे तो विपुल साहित्य वहां पर रहता था, पीले पन्नी में बंद, जी, ढका हुआ। पर वहाँ के दुकानदार इतने शातिर, आपको अलग अलग बाधाओं के लिए अलग लिपियां चाहिए, कहीं ब्रेल लिपि चाहिए, कहीं कुछ। कानपुर वालों ने तो इरादा नहीं किया वरना वो इंडस वैली की लिपि भी पढ़ लें। वो आपकी पलक के इशारे भर से समझ जाते थे कि आपको कौन सी मैगजीन निकाल के देनी है। तो कानपुर वो शहर है। कानपुर अपने चमड़े पर गर्व करता है, कानपुर अपने गुटके पर गर्व करता है, कानपुर अपने हास पर गर्व करता है। इस देश में नौटंकी की जो परंपरा है, इस देश में हास्य की जो प्रताप नारायण मिश्र की परंपरा है, जो जमघट की परंपरा है, बड़ी पुरानी है। क्योंकि कानपुर में ना देखिए, बुंदेलखंड एक तरफ से आके मिलता है, अवध दूसरी तरफ से आके मिलता है, बैसवाड़ा पूरा तीसरी तरफ से आके मिलता है। इलाहाबाद नदियों का संगम है, बनारस समय का संगम है, कानपुर निरंतर पैदा होते और विलीन होते वर्तमान का, कानपुर बहुत सारे असंभवों का संगम है। और कानपुर का महात्म इसलिए ज़्यादा है कि उसने कभी गुमा नहीं किया अपने होने पे। मैं आपसे 24 घंटे लगातार बात कर सकता हूँ, मैं आपको इतनी कहानियाँ सुना सकता हूँ। वहाँ का हाता कल्चर है, क्योंकि इट वॉज अ इंडस्ट्रियल टाउन, है ना, मैनचेस्टर। हाँ, तो मैं आपको एक
बता देता हूँ। एक अहाता है, उसमें बीच में एक खंबा है, इसलिए उसको दो मुहा अहाता कहते हैं और उसमें बड़े दो मुहे लोग रहते हैं। अहाता जो है वो शराब पीने की जगह होती है। वो पंजाब हरियाणा में होती है। अच्छा। जहाँ कहीं इंसान का बसर हो वो हाता अहाता है, तो उसको दो मुहा अहाता कहते हैं। अब आप देखिए कि इस दो मुहे आते से सुबह सवेरे कितने किस्म के लोग निकलते थे। उस दो मुहे हाथे से एक व्यक्ति निकलते थे जो एक इंश्योरेंस कंपनी में बड़े अधिकारी थे और कानपुर के लॉन टेनिस के सबसे बड़े रेफरी थे, देश भर में जाते थे। और उसी हाथे से एक सब्जी वाले निकलते थे जो खराब सब्जियां बेचने के विशेषज्ञ थे। वो सब्जी मंडी जाते थे, सबसे खराब सब्जियों को खरीदते थे, फिर उनकी सर्जरी करते थे, उनको काटते पीटते थे, फिर उनके दो ढेर बनाते थे, एक इंसानों के लिए, एक जानवरों के लिए। आपको गाय को खिलाना है, बकरी को खिलाना है, वो भी उसी हाथे से निकलते थे। कानपुर के उस हाथे से एक लड़की निकलती थी जिसके बारे में कहानियां चलती थी, है ना। वो लगभग कपूर की मानिंद श्वेत गौर वर्ण था उनका, और बड़ी कहानियां जो हमने सुना है महानगरों में कामकाजी युवा महिलाओं के इर्द गिर्द बड़ी आसानी से बुन दी जाती हैं, और ईंधन तब और मिल जाता है अगर वो लड़की सुंदर हो। वहां से रोज एक व्यक्ति निकलता था जो टीबी का मरीज था और धरना देने जाता था, क्योंकि कभी वो लाल इमली में काम करता था और उसको ये भरोसा था कि एक दिन जो बकाया है वो मिलेगा। तो वो खांसते हुए रिक्शे पर बैठता था अपनी पत्नी के साथ, और उसी समय उसकी पोलियोग्रस्त बेटी एक दूसरे रिक्शे पर बैठती थी स्कूल जाने के लिए। ये सब एक हाथे के भीतर हो रहा है। एक व्यक्ति था जो पूरी रात चिल्लाता था, उनको कुछ ऐसी बीमारी थी, पूरी रात। और वो उनका जो घर था उसके ठीक बगल में सिनेमा हॉल था, तो सिनेमा हॉल से 12 बजे आवाज़ आनी बंद हो जाती थी और तब उनकी आवाज़ ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देती थी। तो जब हम लोग कहानियों में पढ़ते थे ना कि फलानी बस्ती के बगल में जंगल था और वहाँ से सियार बोलने की आवाज़ थी, तो हमें लगता था कि हमारे यहाँ भी एक जंगल है। इतने ही अहाते में बीच में एक पुराना मकान भी था, जहाँ पे हम लोग फेंकी हुई गेंदों को उठाने के लिए जाते थे और इस आशंका में रहते थे कि ये मकान कभी भी धंस सकता है, हमें कोई उठाने आएगा क्या। बीच में कुछ अट्टालिकाएं बनी थी जिनकी छतों पर चढ़कर आप दूसरों के घर में बिना किसी संकेत और आवाज के झांक सकते थे, और इतनी खुशबुएं आके मिलती थी। एक कंपाउंडर रहते थे वहां पे, उनका इकलौता बेटा था जो 120 मीटर लंबा छक्का मारा करता था। उनके बगल में एक भाई साहब रहते थे जो अजीबोगरीब किस्म के सर्वे किया करते थे। किसी दिन सेक्स मरीजों पर सर्वे करते थे, किसी दिन आप चप्पलें किस किस्म की पहनते, हमने आज तक पता नहीं लगा पाए वो कौन सी कंपनी में काम करते थे। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हाँ, वो अद्भुत था। उसके बगल में एक थे जो धुर संगी थे, उनका बेटा चिट्ठियां लिखा करता था, आम मानुस को नहीं, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। लोगों को यकीन नहीं होता था, लेकिन एक दिन उसकी चिट्ठी लिखने के चलते सामने वाले पार्क में लाइटें लग गई। उस दिन से वो नायक हो गया, और कुछ ही हफ्तों में वो खलनायक हो गया, क्योंकि वो घर से भाग गया। घर से भागा तो 3 चिट्ठियां लिख के गया। एक अपने पिता के लिए कि तुम कितने बुरे हो, अब मैं जा रहा हूं, तुमने अत्याचार किया, माँ और छोटे का ख्याल रखना। दूसरा दादी को, दादी मुझे माफ कर दो, तुमने ही मुझे समझा, लेकिन अब मैं समझ और नासमझ के पार जा रहा हूं। तीसरी अपने दोस्तों को कि मेरा ख्याल रखना, मेरी याद का ख्याल रखना, मैं अब दूर, बहुत दूर जा रहा हूं। और आपको पता है वो कितनी दूर गया? सामने वाले पार्क में कम्युनिटी हॉल था, उसकी छत पे जाके सो गया गधा। और 2 रोज में पकड़ा गया। और कैसे पकड़ा गया? 2 रोज बाद गोविंदा की फिल्म रिलीज हुई, हीरो नंबर 1। 2 दिन ढूंढाई, FIR, पूरा मोहल्ला लगा हुआ है, खो गया, खो गया, खो गया। एक उसके दोस्त ने कहा संभावना है मिलने की, सबकी निगाहें उसकी तरफ, कहाँ? और बीच में जो फोन भी कर रहा है अलग अलग नंबरों से, पापा अब वो घर छोड़ दो, मकान मालिक बहुत परेशान है, कह नहीं पाते। दोस्त ने कहा ये गोविंदा की फिल्म देखने जाएगा। हीर में, गुंजन में और गुरुदेव में 3 जगह फिल्म रिलीज हुई। तीनों जगह 2 मुँहे आते के 2-2 लोग तैनात थे। जैसी फिल्म देख के निकला, दबोच लिया गया। आप समझिए, एक अद्भुत सभ्यता के, एक वार्ड के एक हाथे की मैंने आपको एक झलकी भर दी है। वहीं से
एक व्यक्ति निकला जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया और उसने देखा कि रैगिंग रुक नहीं रही, तो वो तलवार लेके चलना लगा। वो तलवार अपनी शर्ट के पीछे बांधता था और जैसे ही कोई सीनियर आता था, कम हियर, इंट्रोडक्शन, वो ऐसे हाथ डालता था और पीछे से तलवार निकालता था। कहता था मैं क्षत्रिय हूँ। कहता था जाइए युवराज। और बाद के दिनों में वो इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा टीचर बना और वो केमिस्ट्री पढ़ाता था। और केमिस्ट्री पढ़ाते हुए जब वो दो एटम के संबंधों को समझाता था तो ही ट्राइड टू बी फनी। तो कहता था ये बेनज़ीर हैं, ये कह रही हैं वाजपेयी साहब मैं दोस्ती करना चाहती हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं, सख्त हैं पर कवि हैं। इस तरह के उदाहरण देता था। और उसकी कोचिंग से एक लड़का निकला जिसका आईआईटी में टॉप रैंक आ गया और उसके बाद उसके 10 बैच फना हो गए। ये एक हाथे की बात बता रहा हूँ। एक सरदार जी थे जो पता नहीं क्या करते थे, लेकिन जब भी वो वापस आते थे तो उनके स्कूटर में आगे एक थैली होती थी। एक रोज़ वो थैली भूल गए और उसी दिन हमने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ी थी, तो हम दे आए, थैली में सिक्के थे, वजनी सिक्के, और रोज़ लाते थे वो सिक्के। एक कपल था जिनके जुड़वा बच्चे थे और उनको देख के पूरा मोहल्ला कहता था, जुड़वा बच्चों का तो रूल होता है, एक गधा निकलता है, एक अच्छा निकलता है। तो हम लोग बैठ के अंदाजा लगाते थे, लड़का गधा है, लड़की गधा है, लड़का गधा है, लड़की गधा है। कानपुर में वैसे ये भी एक कि रास्ता बताने वालों से ना मतलब वो आप उनसे पूछे, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आगे से दाएं जाएं या बाएं जाएं। वो आपकी पूरी बात इत्मीनान से सुनेंगे और पहले वो आपको कन्विंस करेंगे कि आप गलत आ गए हो, है ना। पहले वो चाहते हैं कि इस बात को एक्नॉलेज कर लिया जाए, फिर वो आपको रास्ता, कई बार उनको रास्ता नहीं पता होता पर उन्हें ये पता होता है कि आप गलत आ गए हो। उनको ये नहीं पता कि सही रास्ता कहाँ है। नहीं, वो थोड़ा ऐसे भी बताते हैं ना रास्ता, कि देखो सीधे चले जाना, आगे गैया बैठी होगी भूरे रंग की। आप समझ रहे हैं ना कि ये कितनी मृत्युंजयी परंपरा है, कि वो इतना होगा, फानी दुनिया होगी नश्वर, वो इतना श्योर है कि आप यहाँ से 400 मीटर आगे जाओगे तो मोड़ पे एक भूरी गैया बैठी होगी और वहां से फिर तुम बाएं लेना। और ट्रैफिक में भी मतलब पता नहीं आपने शहर में कभी गाड़ी या कुछ चलाया हो नहीं, ट्रैफिक में वहाँ के लोग, जैसे यहाँ रोड रेज हो जाता है बड़े शहरों में, दिल्ली और यहाँ पे, वहाँ लोग लड़ते झगड़ते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आमतौर पर ट्रैफिक में रुकना भी इंजॉय कर लेते हैं। जैसे बाइक पे बैठे हैं तो कुछ नहीं है तो रुके हुए हैं तो बगल वाली गाड़ी में झांक रहे हैं, है ना, आनंद के मौके खोज लेते हैं, यार यही वाली गाड़ी लेंगे हम। और ये जो कौन सा म्यूजिक चार्ट बस्टर है, नहीं है ये, इसके अलग अलग सेंसेक्स बाद में आए, बिलबोर्ड, ये वो सबसे पहला कानपुर में था। कानपुर में उसके 3 मीटर लगे थे। पहला मीटर लगा था पान की दुकान पे, एक कल्लू पान भंडार था। अगर उसके डेक पे गाना बज रहा है, लगातार बज रहा है, तो हिट है। दूसरा, अगर विक्रम टेम्पो पे वो ऑटो में गाना, अब तो ऑटो हो गए, तब टेम्पो हुआ करते थे, गणेश जी भी हुआ करते थे। गणेश जी बोलते थे वो जो लंबी तूतन वाले होते थे, जो खरीदने के 1 हफ्ते के भीतर जिनका इग्निशन खराब हो जाता था, तो अनिवार्य रूप से उसके साथ एक डंडा और रस्सी रखी जाती थी, डंडे से टांग के उसका टोपा ऊपर और रस्सी खींच के, अगर उनमें बज गया तो सुपर हिट है। और तीसरा होता था कि ग्रीन पार्क के जब टिकट बिक रहे हैं, अगर तब वो गाना बजा तो फिर वो मोक्ष को हो गया। ग्रीन पार्क जो नहीं जानते हैं उनके लिए वहाँ एक का स्टेडियम क्रिकेट हुआ स्टेडियम करता था, क्रिकेट है, पर अब मैच नहीं होते वहां पे। पहले एशिया का सबसे अच्छा स्टेडियम। तो कानपुर जो है वो टेस्ट मैचेस के लिए बहुत सारे लोगों को, जो हमारी उम्र के हैं उनको याद भी होगा, मशहूर हुआ करता था। गावस्कर की, सिर्फ कुलदीप जी की पत्नी कानपुर की नहीं है, गावस्कर की पत्नी भी कानपुर की है। तो जब भी गावस्कर आते थे तो कहा जाता था शहर का दामाद आया है, चाहे कमेंट्री करने आए चाहे खेलने आए। वैसे वो क्रांति का शहर भी है ना, मतलब 1857 में तो बड़ा अहम रोल रहा है ही। इन सब पे तो गुमान ही नहीं किया हमने। हाँ, मतलब लेफ्ट भी बड़ा मजबूत रहा, चूंकि मजदूर हिस्ट्री और मिले रही, तो लेफ्ट का बहुत एक समय गढ़ रहा कानपुर। और बाद में देखिए, कानपुर से बनर्जी दादा, कानपुर में बंगाली होंगे दहाई में, पर बनर्जी दादा लगातार चुनकर आए। कानपुर ने एक फौजी को राम भक्त बना दिया, कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण, उनको भी भेजा संसद। कार सेवक भी कानपुर से खूब आए हैं। दंगा भी कानपुर में खूब होता है, हाँ, है ना। दंगे में एडीएम को गोली भी मार दी जाती है, फिर पीएसी की लाठी भी कानपुर में खूब चलती है। तो इन सब पे तो कानपुर गुमान ही नहीं करता, वो तो समय की रेत पे निशान लिख के आगे बढ़ वो जो जाता है। आपने ये बात कही ना, ये वाली, अविनाश मिश्र ने लल्लन टॉप पर ये आर्टिकल लिखा था, उसका एक हिस्सा है। उसमें ये 3-4 विरोधाभासों के समुच्चय भी दिखते हैं। इसमें उन्होंने कानपुर के बारे में लिखा था कि
काम मेरा कुछ और है जो काबिले गौर है, कहकर सांडे का तेल बेचने वाले भी कानपुर के ही थे। कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर रुकी विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी की विंडो सीट पर किसी तसव्वुर में खोई स्त्री के कान का झुमका खींचकर भाग जाने वाले भी कानपुर के ही थे। नकली दाढ़ी मूछ लगाकर कार सेवा में जाने वाले भी कानपुर के ही थे। मुसलमानों को मंदिरों में छुपाने वाले भी कानपुर के ही थे। भाई को भाई से लड़ाने वाले भी कानपुर के ही थे। फिर कॉम्प्रोमाइज करवाने वाले भी कानपुर के ही थे। रावतपुर से कल्याणपुर और कल्याणपुर से रावतपुर तक बदरंग टेम्पो में फुल वॉल्यूम में इश्क आसा नहीं बड़ा मुश्किल है काम बजाने वाले भी कानपुर के ही थे। और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, बॉबी देओल को स्टार बनाने वाले भी कानपुर के ही थे। सुबह 5 बजे शाखा में चलने के लिए माँ की गाली देकर जगाने वाले भी कानपुर के ही थे। और ये बम किस पर फटेंगे कहकर दोपहर में पीपीएन की छात्राओं को उनके घर तक छोड़ने वाले भी कानपुर के ही थे। रात में बड़े पैमाने पर बिजली, आंखों से सुरमा, नींद और सपने और आंसू चुराने वाले भी कानपुर के ही थे। एक अकेला शहर है ना जो कि एक मानव अंग पर बना है। वैसे क्योंकि और उसमें अंग्रेजी में भी मैनचेस्टर बोलते हैं ना, उसमें लगता है कि एक आदमी के छाती की बात हो रही है। तो उस पर इसका नाम की स्पेलिंग कहते हैं कि 11 बार बदली गई अलग अलग। वो पहले कुछ कर्णपुर या कन्हैयापुर, कान्हापुर नाम था, फिर अंग्रेजों ने कानपुर किया। कानपुर के अलग अलग वेरिएंट्स स्पेलिंग में प्रचलन में आए। अभी भी जो कोतवाली है उस पर CAWNPORE वाली कानपुर लिखी हुई है। और वहाँ पे पिछले साल या पिछले साल हाल के दिनों में एक खबर आई थी कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो बहुत दिनों तक चली, इतने पैसे मिले। हाँ, उसकी फोटो आई थी गुटखा कारोबारियों के। हाँ, वो जैसे वहाँ पे जो इलाके हैं अर्रा बर्रा, सीसा मऊ, उनकी भी कहानियाँ हैं। जैसे हुलागंज नाम की एक जो जगह है, तो वहाँ पर एक अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, ह्यू व्हीलर। तो उनकी स्मृति में पहले उस जगह का नाम व्हीलरगंज था। फिर वीर सेनापति हुलास सिंह थे, हुलावर सिंह, उनके नाम पे वो हुलागंज पड़ा। वहाँ पे वो अफीम कोठी भी है ना, एक अफीम कोठी है। हाँ। जहाँ हाथी बनते थे वहाँ फील खाना है। एक इलाका है। और हाईलाइट भी एक जगह है। हैलेट अस्पताल है। हाँ। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है, वही अस्पताल जहाँ पर सपा विधायक और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच पानीपत की चौथी लड़ाई लड़ी गई थी, वो हैलेट की ही सरजमी थी। विधायक जी मारेंगे और कोनो मुरव्वत नहीं करेंगे। विधायक जी अब जेल में हैं, तौबा कर रहे हैं। और जूनियर डॉक्टर्स नीट पीजी इत्यादि करके अपनी अपनी कोठियों से सुबह की 45 मिनट की वर्जिश करके निकलते हैं मरीजों को देखने के लिए। एक ये वहाँ के जो सबसे मशहूर डायलॉग्स हैं जो भाषा में आपके आए, कुछ ऐसे हैं जैसे मतलब इस तरह के कि बाप मर गए कोठरिया में लौंडा पावर हाउस। तो आप जब आप 90s में गए तो उस समय के डायलॉग्स यही थे। अभी जो है चिकाईबाजी वगैरह तब भी शब्द प्रचलित थे। हाँ, चिकाईबाजी, कंटाप है ना। कंटाप लेकिन बहुत पॉपुलर है और मतलब वो ऐसी ना, वो एक अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति के तौर पर आप कानपुर के एकमात्र ऐसी यूएसपी जो कहीं और नहीं है। कहीं और कंटाप नहीं बोलते हैं। अमेरिका, मेरे एक मित्र हैं वो कानपुर के हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, तो वो ये बताते हैं कि वो अभी भी कहते हैं कहते हैं रहते हैं, चाहते हैं, कहते हैं। हाँ, 21 साल अच्छा, हो गए हमारे उनको लिए रहते क्या हुए। रहा, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से कानपुर गया था, तो फिट इन होने के लिए हमें जो खड़ी बोली का दुरुस्त स्वरूप है उसको सिखाए जाने पर बड़ा जोर था, लीजिए दीजिए पे। इसलिए आपको मेरे बोलने में कभी भी जो कनपुरिया चीज़ है ना, वो कहते वाली, वो कभी नहीं आती है। वो उन्हीं की आती है जो वहाँ वहीं पले बढ़े और भाषा का पहला संस्कार जिन्हें वहीं आप आए थे जब पहला संस्कार ले चुके थे। हाँ, तो हमारे में वो बुंदेलखंड वाला आ जाता है, काए और जाए वाला। तो वो बताते हैं कि अमेरिका में भी ना कंटाप, एक बार उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें किसी कुछ हुआ और वो अपने परिवार के साथ थे, उन्होंने बच्चे को कह दिया कंटाप मार देंगे। तो बगल में कोई कनपुरिया था, वो पलट के घूम गया और पूछने लगा, अरे साहब आप कानपुर से हैं? मतलब ये कंटाप एक ऐसी चीज़ है ये। अच्छा, और वहाँ पे क्रिया विशेषणों पे बड़ा जोर है। मतलब ये शहर ऐसा है, जैसे आपने कह दिया कि कंटाप मार देंगे तो वजन नहीं आएगा क्योंकि हर कोई कह रहा है। तो
फिर वो कहेंगे हुसड़ के कंटाप मार देंगे। हम्म, अब ये जो क्रिया विशेषण है ना कि कैसा कंटाप, हुसड़ के, ये भी कानपुर की एक खूबी है। वो नहीं था कि एक मतलब एक शिक्षक ने जो है कानपुर के एक टीचर को कहा कि कल काहे नहीं आए बे तुम, है ना, थोड़ा अंदाज भी शिक्षक का ऐसे ही रहता है। बोले कल काहे नहीं आए बे तुम, तो बोले कि काहे जो कल आए रहे उनको कलेक्टर बनाई दिए क्या। कानपुर का मतलब ये एक है, पर जीवन जीने की लागत भी एक फैक्टर है इसमें। तमाम खुशमिजाजी के जो और फैक्टर जिन पे अपन ने बात की कि मिलनसार हैं, धूप बहुत अच्छी आती है। धूप, बिजली नहीं होगी तो धूप लोग ज्यादा लेते हैं। हाँ नहीं, वो वैसे भी होता है। पड़े भी रहते हैं धूप। आप जाएं शाम दोपहर में, आपको धूप में सोते हुए लोग मिलेंगे, जो अब बहुत रेयर है, इधर नहीं मिलते हैं लोग। हाँ, पार्कों में। इसमें मुस्कुरा के क्या देख रहे हैं आप? धूप हल्की है, जबड़े के नीचे गुटखा दबा है, और टुक पत्ते खेल खेल के अभी थक गए हैं तो कुछ सुस्ता रहे हैं। वही इसे यूं कहा जाए। हाँ मतलब सोते उसमें नहीं क्या है कि देखिए, सुस्ताते लोग आप हैं। जो कहते हैं ना गरिष्ठ नाश्ता और गरिष्ठ सुबह की बातचीत से दिन शुरू होती है, ये बात एकदम सही है। पर कानपुरियों को ये मालूम है कि कहाँ गरिष्ठ बातचीत करनी है और कहाँ इशारे भर से काम चल सकता है। और इस वजह से जो बाहरी क्योंकि मुंह बिजी रहता है तो इशारे वही। से काम चलाना पड़ता है। ये एक बड़ी वजह है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। अच्छा, और कॉन्फ्लिक्ट समाज में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बोलने से होता है ना, कि ज़्यादा बोल दिया, गाली दे दी। इस वजह से आमतौर वो पर गाली मन प्रसन्न अंदर ही रहते रह हैं। जाती है, हाँ। उनके मन में ही दे रहे होते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो उनके घर में खीर बन रही थी, वो कानपुर के हैं पर सेटल्ड बाहर हैं, छुट्टी पे गए हुए थे, कम उम्र ही थी उनकी। उनको कहा केसर ले आओ खीर में डालने के लिए। तो वो गए और परचून की दुकान पे गए, बोले केसर दे दीजिए। तो बोले यहाँ कहाँ मिलेगा, पान की दुकान पे मिलेगा। और वो बोला नहीं, मतलब उन्होंने ऐसे इशारा कर दिया कि बगल में पान की दुकान। तो वहाँ उन्होंने कहा कि केसर दे दीजिए। बोले कितना दे दें? दे दीजिए थोड़ा सा। बोले नहीं, 1 पुड़िया 2 पुड़िया। जब उन्होंने पुड़िया उसकी निकाली केसर की, तब उन्हें समझ में आया कि भाई गलत आ गए हो। दरअसल है क्या, कानपुर में बिजली आती नहीं थी, तो जो पहला फुल फॉर्म हम लोग नहीं सीखते थे पर जबान पे आ जाता था, केसा? वो था केसा। केसा कानपुर की बिजली का सप्लाई। अच्छा, महकमा है। कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई जी। हाँ, एसोसिएशन। हाँ, ऐसे। तो केसा क्योंकि जैसे हमने अपने जीवन का जो पहला धरना दिया वो केसा के एक सब स्टेशन के बाहर दिया। अब हमारी पूरी गली की बिजली कटी हुई है, तो अब क्या करें? तो सब लौंडे बन के एकदम उनको टोली वोली बन के, बड़ों के नेतृत्व में, बड़ों ने गुटखा दबाया, हमने पॉपिंस दबाई, और केसा के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसे 1.5 दिन 2 दिन रोज जाके करते थे सुबह शाम। तो वो सार्वजनिकता सिखाता है आपको वो शहर। क्या घर में घुसे हुए अपने अपने, बाहर निकलो, देखो, मोटिवेशन लो दो। दूसरा उस शहर, कानपुर के ठग्गू के लड्डू भी वहीं के हैं ना? हाँ, वही। बहुत ही ओवररेटेड है। हाँ, पर जो कानपुर के जो चीजें मशहूर हैं उसमें ठग्गू के लड्डू हैं। नहीं, लाल अब इमली है, कानपुर के लोग थोड़ा कम खाते हैं, लाल इमली है, मीठा ज्यादा है। जो स्वेटर बनाते थे पहले ऊन की, बंद हो गई है पान हालांकि। पराग है, जो रोटोमैक पेन भी बनाते थे। जिसको रवीना टंडन गाती थी नृत्य करते हुए, लिखते लिखते लव हो जाए। लव हो जाए। पर पेन बड़ा खराब था, चिरकता था, इसलिए हमने अपनी रॉयल्टी रोटोमैक से वापस रेनॉल्ड्स पर कर ली थी। रेनॉल्ड्स जिसके कुछ अक्षर मिटा के हम लोग इंडिया लिख लिया करते थे। भारत लिखने की सहूलियत नहीं थी क्योंकि नागरी लिपि नहीं थी पेन पे। एक चीज़ और है कानपुरियों में ना, कि वो बहुत महीन गूढ़ अर्थों में पढ़ते नहीं हैं। मैं चुनाव कवर करने गया तो एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, तो मैंने पूछा आपका क्या नाम है? उसने कहा कि छंगा। तो मैंने कहा अच्छा, क्या मतलब होता है इस नाम का? बोले नाम है मेरा, है ना। तो उसने, उसके लिए ये महत्वपूर्ण ही नहीं है कि इसके मायने क्या हैं, ये पता किया जाए। नाम है, बात खत्म हो गई। इस वजह से भी आप मतलब सॉर्टेड रहते हो थोड़ा। हिडन मीनिंग और रीडिंग बिटवीन द लाइंस में वो जाते नहीं। तो उस लिहाज से भी मुझे थोड़ा सॉर्टेड देखें आप। और इससे क्या होता है ना कि आप क्रिब कम करते हैं। आप बाहर से जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत प्रदूषण है यहाँ कानपुर में, बहुत जगह जगह गंदगी है। अब हालांकि वो साफ़ हो रही है अब पिछले कुछ समय से। जगह जगह गंदगी है, प्रदूषण है, ट्रैफिक सेंस नहीं है, कोई कैसे भी उल्टा सीधा चला रहा है गाड़ी। लेकिन कानपुरिये इन सब चीज़ों को लेकर क्रिब नहीं करते देखे। वे हमेशा कानपुर की तारीफ़ करते रहे, उसको एशिया का मैनचेस्टर बताते रहे, प्रेम करते रहे उससे। तो वो कानपुर में एक फ्लाईओवर है यार, वो शहर के शुरू में शुरू होता है, हाँ, और शहर खत्म होने पे ही खत्म रामा होता है। देवी से लेके जी जी जी, वो आप, जिसका मैंने बहुत बार उपयोग किया है। हाँ, तो आप फजलगंज और उसके भी पहले अरमापुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ आर्म्स फैक्ट्री है।
तो हम अच्छा, लोग आर्म्स से अरमा। हाँ, आम से अरमापुर बना है। एक रिश्तेदार आए किसी के घर और वहाँ पे अरमापुर कॉलोनी बनी हुई है, तो वो अपना घर छीन के चले गए। शाम को आए तो घर मिले नहीं, क्योंकि घर वालों ने जो बेडशीट सूखने के लिए बाहर टांगी थी वो समेट ली थी। सब एक जैसे दिख रहे थे। तो वो है, लेकिन ये आप गलत कह रहे हैं। कानपुर में ट्रैफिक सेंस बहुत है। हमें ऐसा लगता है कि अव्यवस्था में व्यवस्था नहीं होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, बाहर के लोग हाँ, वो बहुत, वो लौंडे कट मार मूर के एकदम टेम्पो वाले, बिल्कुल टेम्पो की सांस आपके गाल को महसूस हो, इतना पास लाके फिर ब्रेक लगा देते हैं इसमें। वही। और उस शहर को ना समोसा बहुत पसंद है। शाम होते ही फ्रूट चाट भी मैंने सुना बहुत पसंद है। नहीं उसमें, लेकिन देखिए समोसे में ना एक अनुशासन है जो दिल्ली और मुंबई में नहीं है। आप जब चाहें आपको समोसा मिल सकता है। वहाँ समोसे का एक फिक्स समय है, वो आपको शाम के 4 बजे के पहले और रात में 8-9 बजे के बाद नहीं मिलेगा। अगर आप समोसे के प्रति पैशनेट हैं तो उसी बीच के समय को यूटिलाइज कीजिए और समोसा लीजिए, वरना फिर कल तक का इंतजार कीजिए। और वफादारियां भी हैं कि वाजपेयी का समोसा खाएं या साहब का समोसा खाएं। वाजपेयी वहाँ भी है। हाँ, हर जगह। पर साहब का समोसे में मुझे मज़ा नहीं आया, बहुत ही खैर। सब वफादारियां लुत्फ कहाँ देती हैं कुलदीप। तो ये पहली बार में कानपुर पर जितनी बातचीत हो सकती थी उतनी ही है। और जैसे कबीर के बारे में कानपुर पे आज सौरभ के हाँ वक्तव्य के बाद बहुत सारे लोग अच्छा लेख लिख सकते हैं, नहीं आप लेकिन कहानियां ऑथेंटिक नहीं होंगी। नहीं बस होगी ना कानपुरियों के पास। देखिए, कानपुर आप जाएं, आप इन सब बातों पर ध्यान ना दें। अद्भुत शहर है, 8-10 चीज़ें ज़रूर करें। कानपुर जाएं तो 80 फीट रोड है, जो हमको लगता था एशिया की सबसे चौड़ी रोड है। वहाँ पे हमें बताया गया कि दुनिया की सबसे अच्छे रसगुल्ले मिलते हैं घोष के, और उसके आगे फिर वो बनारसी चाय भंडार है, वहाँ की चाय है और सैंडविच है, वो ज़रूर खाएं। इसलिए नहीं कि उनमें लुत्फ़ है, इसलिए कि उसको खाने आते हैं जो लोग, उनकी बातों में बड़ा लुत्फ़ है। तो आप सिर्फ उनको सुनने के लिए जा सकते हैं। हम लोग 2017 के चुनाव में गए, कुछ लोग बैठे हुए थे, बातें करने लगे, बात चली सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर। कनपुरिये बोले, एक लौंडा टीम में रखते हैं ना नाली से गेंद उठाने के लिए, सपा ने कानपुर को वैसे ही सपा ने कांग्रेस को वैसे ही रखा है। अब ये कोई कनपुरिया ही कह सकता था उस बेमेल गठबंधन के और लिए। ये बहुत अच्छी राजनीतिक टिप्पणी है, मतलब राजनीति की समझ रखने वाला ही व्यक्ति ये बात कह सकता है उस दौर में। अच्छा, मतलब कानपुर इस प्रसंग को इसलिए विराम, मतलब वैसे वो गोलमाल में डायलॉग है ना कि कबीर को पढ़ने पढ़ाने के लिए तो यूं तो पूरा जीवन ही कम है, पर मैं कोशिश करूंगा कि 3 बजे तक निपटा दूं। तो कानपुर पर अपन आगे बात करते रहेंगे दोबारा, और सौरभ जी के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ कानपुर भी। वफादारियों का शहर भी है, जिसको जिताता है तो लगातार जिताता है, हराता है तो लगातार हराता है। वफादारी ना यहाँ छोड़ता है ना वहाँ छोड़ता, कसम खा के। हमारे यहाँ एक जायसवाल जी नेता थे लगातार सुरेंद्र जीते। मोहन अग्रवाल, वो हर चुनाव हारने के लिए लड़ते थे, और बड़े नेता थे सपा के, और जो जीतते हैं तो वो लगातार जीतते हैं क्रमशः। जैसे सतीश महाना हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो 1991 से अब तक लगातार जीत रहे हैं। बिल्कुल। तो एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर 3 ताल में अगला विषय। तो 3 ताल सुन रहे हैं आप ताऊ, सरपंच और सरदार के साथ। बिजार खबर आज की, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई है। एक अलका पाठक जी हैं जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा की रामगंगा विहार शाखा में लॉकर था, और उनका ये कहना है कि छोटी बेटी की शादी के लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ जेवर और 18 लाख रुपए रखे हुए थे एक लॉकर में, बैंक के लॉकर में। इस हफ्ते सोमवार को जब बैंक स्टाफ ने अलका जी का अग्रीमेंट रिन्यूअल और केआईसी के लिए उनको बुलवाया, तो उन्होंने अपना लॉकर खोला और वो देख के दंग रह गई कि उनकी जो जमा पूंजी थी उसको दीमक चाट चुके हैं। तो पैसे रखने के लिए, मतलब जो सुविधा बैंक ने दी है वो उन्हें भारी पड़ गई कि उनका जो, उन्होंने हालांकि कैश हार्ड मतलब कैश रखा हुआ था, उन्होंने ये कहा कि उन्हें पता नहीं था कि लॉकर में हार्ड कैश नहीं रखना चाहिए, पर उन्होंने 18 लाख रुपए कैश रखा हुआ था। तो ये दीमकों का प्रकोप कभी आप लोगों ने किसी रूप में झेला है क्या? मतलब फर्नीचर के संबंध में तो बहुत लोग झेलते हैं अक्सर। देश के मामले में झेला है, पर
जब बैंक चले ही गए तो जमा कर देते यार। आप बैंक मतलब जाके उसको कैश लॉकर को में, लॉकर में, हाँ जेबर वेबर समझ में आता है, पर बैंक तक पहुंच चुके हो, घर में आदमी रखता है ना तिजोरी में, तो समझ में आता है कि बैंक नहीं जा पाया, बैंक जा चुके हो तो जमा ही कर देते अकाउंट में, फिर जो दीमक खाता वो बैंक का होता। पता नहीं आप लोगों ने कभी दीमक को खाते देखा है कि नहीं? मैंने देखा है पूरी पूरी रात। दीमक पता नहीं किस भाषाविद ने यूं कर दिया कि चट कर जाता है वो। जैसे खाली भगोने में करछुल चलाओ तो जो एक श्रीक की आवाज आती है ना, बिल्कुल। दीमक जब लकड़ी को खाता है तो वो पूरी रात वैसी आवाज आती है, और बहुत चौकन्ने कानों के साथ खाता है। फर्ज करिए कि दीमक इस मेज को खा रहा है और आपने जाके ठक ठक कर दिया, चुप हो जाएगा, दीमक रुक जाएगा और 15 मिनट बाद शुरू होगा, फिर थोड़ी देर बाद वो शुरू करेगा। कई बार 2 दीमक होते हैं और द्रुत और मंद में एक दूसरे के साथ संयोजन में खाते हैं। हमारे घर पे साहब एक मेज थी। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ये वाला। दीमक को देखना द्रुत और बहुत मंद, आनंददायक भी होगा पर कठिन भी होगा। नहीं, आनंददायक तो मुझे दीमक को देखना सिर्फ एक दफा लगा था, जब वो हकूना मटाटा गाना में सिम्बा बाकी जानवरों के द्वारा समझाने के बाद बड़ी मशक्कत से वो दीमक खा लेता है, तो वो इकलौता आनंददायक दीमक था। दीमक को मारने की दवा भी बहुत बदबूदार होती है और बड़ी देर तक उसकी गंध रहती है। तो हमारे यहाँ एक मेज़ आई, कहा गया कि साहब खेत के किनारे ये शीशम का पेड़ है और शीशम के पेड़ की विरदावलियाँ हम कब से सुनते आ रहे हैं। तो उससे लकड़ी कटी, उससे वो मेज़ बनी और शीशम में दीमक नहीं लगती है, ऐसा कहा जाता। और शीशम गीली थी तो दीमक आ गई। तो दीमक ने सिर्फ मेज़ नहीं खाई, हमारा यकीन भी खाया कि शीशम में दीमक नहीं लगती है। और फिर हमने अभी भी वो मेज़ रखी है, उसमें 2-4 जगह छेद हैं। वो उन छेदों में हमने इस तरह दवाई उड़ेली कि दीमक के पूर्वजों को भी याद हो जाए कि इस घर में नहीं जाना है। ऐसा आतंक कि उस पर कहानियां गढ़ी जाएं, ऐसा प्लेग फैला था, ऐसा क्रूर राजा था, उस तरीके से। क्या बोलते हैं उसको, जमीन के नीचे जो बिछा देते हैं, लैंड माइंस। हाँ, ये जो तिजोरी इनकी निपटाई है जिन्होंने, वो बॉम्बे में एक्टिंग करते हैं, उनका नाम दीमक तिजोरी है। बहुत दिनों बाद ताऊ का एक पीछे आया है। पर अगर आगे से कोई भी महिला या पुरुष बैंक के लॉकर में रुपए रखना चाहे तो उनको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, दीमक नहीं खाएगी। एक धतूरे का पौधा लगा दीजिएगा वहाँ। तो जब इतना सब कुछ रख रहे हैं तो एक छोटे गमले में धतूरा। अच्छा जी, आप ज़मीन पे धतूरा लगाएंगे तो दीमक नहीं आएगी। ये हमने अपने खेत में कर रखा है, जो हमारा पहाड़ पे खेत है उसमें दीमक वहाँ पे बहुत है, तो हमने इसलिए हर बगिया में, हर क्यारी में धतूरे बहुत सारे लगा रखे हैं नियमित अंतराल पे, और उससे दीमक की रोकथाम होती है। हमारे जो दर्शक धतूरा नहीं समझते हैं, वो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। धतूरा नशा भी के रूप में भी यूज होता है बहुत जगहों पे, और धतूरे के बीज को खा के लोग पागल भी हो जाते हैं। हमारे गांव में जो खाए बोराए नर, वही वाला उसी पर है ना वो शेर? नहीं, वो तो क्या है, कनक कनक ते सौगनी मादकता दिखाए, वो सोना और गेहूं पे है। और उसमें एक कनक का एक अर्थ धतूरा या पाए बोराए जग या खाए बोराए। हाँ, धतूरा जो है वो बहुत मुश्किल है वैसे मिलना शहरों में, धतूरे के पौधे। बट दीमक जो एक गाली की तरह है ना, कि ये अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। तो अखबारों में शुरुआती स्मृतियों में लिखे गए जो हमारे लेख जो हमने पढ़े हैं शुरू जब हम बालक थे, उसमें ये वाला सेंटेंस बहुत पढ़ा है, नेता देश को खोखला कर रहे हैं दीमक की तरह, या भ्रष्टाचार। उन अखबारों को दीमक खा गया। हाँ, और लकड़ियों की जगह प्लाईबोर्ड आ गए हैं। हाँ, जिसमें कि लिखा होता है कि दीमक टर्माइट प्रूफ। उसमें दीमक के टेस्ट की चीज नहीं होती, वो मतलब उन्हीं के भीतर नेताओं को रख देना चाहिए। पर इन्होंने बताया वो कि दीमक धतूरे वाला, मैं लोगों को बोलूंगा आप कैप्सिकम ट्राई करो, शिमला मिर्च, हाँ वो रगड़ दो, कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग दीमक
नहीं आएगा वो। सेल्फ रेस्पेक्ट होगी तो नहीं है। नहीं, जैसे ये टर्माइट्स बोलते हैं इनको, दिल्ली में रहने वालों को डेलाइट्स बोलते हैं। अगर जैसे कोई शर्मा जी वर्मा जी, तो शर्माइट्स बोल सकते हो अपने आप को? शर्माइट्स, वर्माइट्स? उनके यहाँ जाति व्यवस्था है नहीं? एक स्टैंड अप कॉमिक आए थे हमारे यहाँ बैठकी में, संदीप शर्मा, बरेली के बारे में बोले, भैया बहुत बदल गया है बरेली, बरेली के लौंडे टिंडर पर अपने परिचय में बरेलियाइट्स लिखते हैं। बरेली के लौंडे टिंडर पे है, यही देश के लिए एक अचीवमेंट है। वो है नहीं, वो है एक चुटकुला और है उसमें कि एक दीमकों का, मतलब एक कपल दीमक रेस्टोरेंट में गया, तो घुसने के पहले ही उन्हें रिसीव किया मैनेजर ने। उनसे क्या कहा उन्होंने? टेबल फॉर 2 प्लीज। चिट्ठियों पे आते हैं। पता नहीं अभी तक 3 ताल में इस पर जिक्र हुआ या नहीं। कुलदीप ने एक 1.5 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है घटिया बेहुदे जोक्स के ऊपर, पीजेस पे ना। हाँ जी, वो मैं देता रहता हूँ, मतलब मैं ताऊ का शागिर्द हूँ उस मामले में। चिट्ठियाँ आज की जल्दी जल्दी हम लोगों को कहीं भी इस तरह के पके हुए फल मिलते हैं, अनगढ़े मोती मिलते हैं, हम उनको यहाँ पे गढ़ देते उड़े लेते हैं। चिट्ठी आज की पहली है अजय सिंह की, गांव दांतली, चूरू, राजस्थान से। ताऊ सरदार और तीसरे 3 तालिये ब्रैकेट में वे जो भी हों को जय जय हो। काफ़ी समय से चिट्ठी नहीं लिख पाया था। आज गांव खेत में सबसे ऊंचे धोरे पर खड़े इकलौते नीम के पेड़ के नीचे एक अकेली शाम में बैठकर ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। बाजू के खेत से थ्रेशर चलने की आवाज़ आ रही है, शायद मूंग निकाले जा रहे हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि दिल्ली में रहते रहते क्या मेरे अंदर से धीरे धीरे सारा गांव रिस कर ख़त्म हो चुका है। मुझे खेती और गांव की दूसरी चीज़ों के बारे में लगभग शून्य नॉलेज है। गए एपिसोड्स में शायद त्रिलोकी जी से बातचीत में ये मुद्दा आया कि मारवाड़ी या राजस्थानी लोग अपना कल्चर नहीं भूलते। मुझे लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, और शायद अपने इसी गिल्ट को ढकने के लिए अपने दिल्ली के दोस्तों में अधिक देसी बनकर घूमता हूँ। मैं कंपनी सेक्रेटरीशिप का स्टूडेंट हूँ। उसमें एक 15-20 दिन का सेमिनार टाइप कुछ होता है। तो बीते दिनों मैं उसमें गया था। वहाँ सबको लगभग डेली अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो मैं अपने इंट्रो की शुरुआत आई एम अजय सिंह फ्रॉम चूरू, राजस्थान से ही करता था। हालांकि मैं 11-12 साल से दिल्ली ही रह रहा हूँ। वहाँ के साथी भी, जो बाद में दोस्त बन गए, मुझे पूछते थे कि इतने साल से दिल्ली में रह रहे हो तो खुद को दिल्ली का क्यों नहीं बताते। तो मैं उनको चौड़े में मुस्कुरा के जवाब देता था कि थोड़ा मारवाड़ अब भी जिंदा है, पर अगर मारवाड़ जिंदा मुझ में होता तो शायद आज इस नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर मैं बता पाता कि बाजू के खेत में थ्रेशर से कट रही फसल मूंग नहीं मोठ है। अजय सिंह, गांव दांतली, चूरू, राजस्थान। जो भी आदमी ना जो राजस्थान का हो और दिल्ली में 10 साल रह के 15 साल रह के अपना कल्चर भूल गया हो, उससे एक चूरू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो अजय भैया आप अभी भी बोलो, जब भी बोलो यार, यू आर फ्रॉम चूरू, राजस्थान, शान से बोलो, इसमें क्या बात है। देखो उरई जालौन वाले एकदम खुल के बोलते हैं, बुंदेलखंड से आ रहे हैं। अच्छा, उरई और जालौन में क्या है? जालौन डिस्ट्रिक्ट में उरई एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है। नहीं, जिला मुख्यालय है ना। देखिए, जालौन नाम की एक जगह भी है जो मराठाओं के वक्त में एक तहसील हुआ करती थी, और वहाँ पे अभी भी जो मोहल्ले हैं उनके मराठी नाम है। जैसे एक मोहल्ले का नाम है फड़नविस, अच्छा, एक मोहल्ले का नाम है गणेश जी। नहीं, जालौन में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं पहले मध्यकालीन इतिहास में। वहाँ पे एक फिलिप मिडोस टेलर करके अंग्रेज राइटर हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी मकबूल किताब लिखी है, कन्फेशंस ऑफ अ ठग। तो आमिर अली करके एक ठग हुआ है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग। वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए आप लोगों को, बहुत दिलचस्प किताब है, पढ़ी है मैंने। उसने आखिरी में फिर बताया, और वो सबसे आखिरी में जालौन के नवाब के यहाँ पकड़ा जाता है और फिर वो जेल में और पूरी कहानियां सुना रहा है। तो जालौन वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पुराना ज़िला है, ब्रिटिश ज़माने का ज़िला है। जब उत्तर प्रदेश में एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एक आगरा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उस ज़माने का ज़िला है। उसका हेडक्वार्टर उरई इसलिए है क्योंकि जब वो पटरी बिछाई गई कानपुर से झांसी के बीच, कानपुर कैंटोनमेंट थी, झांसी तक लेके गए, तो वो पटरी जालौन से 20-22 किलोमीटर दूर थी।
तो फिर और वो उरई भी एक शहर रहा था। अगर आपने आल्हा उदल सुना है तो उसमें जो सबसे मामा होता है माहिल, उसकी वो उड़ाई नगरी का था। उरई थी। तो माहिल तालाब अभी भी बना हुआ है, गढ़ी बनी हुई है। माहिल था, माहिल का जो लड़का था वो बहुत वीर था, अभय। तो लोग बदमाशी में हमें माहिल नगरी कहते हैं कि साले इधर की उधर करते होंगे, पर हम लोग कहते नहीं, हम वीर अभय की नगरी के हैं, है ना। ये कहते हो आँख भी मारते हैं क्या? अगली चिट्ठी है सुमित चैटर्जी की, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल से, और शायद ये पहली बार इन्होंने चिट्ठी लिखी है। विष्णुपुर। नमस्कार, जय हो। आगे इन्होंने बांग्ला लिपि में जय हो भी लिखा है। सभी तीन तालियों को जय हो। हाँ, सरदार ताऊ और जो भी तीसरे तीन ताल हैं, आप सभी को जय हो। बाकी पढ़ने से पहले सरदार जी आपको थोड़ा कष्ट दूंगा, क्योंकि मैं गूगल कीबोर्ड की मदद से लिख रहा हूँ। मुझे ये मालूम नहीं कि मेरी स्पेलिंग्स ठीक हैं या नहीं हिंदी की। अब परिचय पर आते हैं। मैं सुमित चैटर्जी, वेस्ट बंगाल, विष्णुपुर के पास एक छोटे से गांव से हूँ। 3 ताल से मेरा परिचय हुआ एक दादाजी के ज़रिए। वो हमारे गांव के पास एक बाज़ार में दुकानदार हैं। अक्सर वो और उनके 2-4 दोस्त शाम में बैठकर एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा लेते थे और साथ में चाय वगैरह होती थी। मैंने 2-4 बार देखा और मैंने सोचा कि ये लोग क्या सुनते होंगे ब्लूटूथ स्पीकर पर इतना मन लगाकर। फिर एक दिन कुछ सामान लेने में उनकी दुकान पर गया और मुझे सामान देने के बीच बीच में वो अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। इस बीच बता देता हूँ कि उन लोगों का 3 ताल सुनने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। वो लोग ब्लूटूथ स्पीकर को बार बार पॉज करते हैं और आप लोगों के द्वारा बताए गए विषय पर पहले वो लोग आपस में टिप्पणी करते हैं और फिर दोबारा एपिसोड रिज्यूम करते हैं। इसी ये तरीके विष्णुपुर में ही हो रहा है। हाँ, वेस्ट बंगाल में। और इसी तरीके से उन लोगों को एक एपिसोड कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब लगेगा ही। तो उस समय मैं आप लोगों को सुना, तब शायद 82वां एपिसोड चल रहा था। तो उस दिन से मैं भी आप लोगों को सुनने लगा। लेकिन मैं उन दादुओं के साथ नहीं सुनता, क्योंकि वो लोग इतनी ज़्यादा बातें करते हैं आपस में और बाज़ार में शोर शराबा भी रहता है। मैं आप लोगों को नदी किनारे या घर की छत पे सुनता हूँ, अच्छा लगता है। सोचा था कि कभी चिट्ठी नहीं लिखूंगा, लेकिन पिछले एपिसोड में ताऊ ने बताया कि किसी भी विषय पर लिखिए, तो अभय मिला और यह पहला पत्र लिख डाला। बंगाली लिपि में लिखा है, जय हो जय हो जय हो, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सुमित फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये इतना भावुक और कृतज्ञ करने वाली चीज है कि कोई आपको सुन रहा है, बस इतना ही। मतलब ये, और वो दादुओं को भी सलाम यार। हाँ। हालांकि बहुत इरिटेटिंग होगा उनका सुनने का तरीका कि एक Pause सेंटेंस किया, में बात पॉज किया। कर दिया कि अभी ये इसको- बात बहुत बढ़िया बोली, ये वाले, इस पे बात करो अब। हाँ, और ये कि वेस्ट बंगाल के विष्णुपुर में सुना जा रहा है 3 ताल, आपको ये बताने के लिए सबसे पहले हम आपके कृतज्ञ हैं हाँ। कि आपने ये हमें बताया। उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग बहुत कुछ बातें करते हैं जो हमारी क्षेत्रीयता जो है कुछ सिमटी भी रहती है प्राकृतिक नैसर्गिक कारणों से, तो उसको भी कभी एक्सपैंड कर सकते हैं। और हिंदी कैसी लिख रहे हैं इसकी परवाह किए बिना लिखते रहिए, क्योंकि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, और हिंदी कोई भी सही लिखता नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है। प्लीज़ लिखते रहिए आगे से। थैंक यू। अगली चिट्ठी है इकबाल सिंह की। पिछली बार भी इन्होंने लिखा था, लुधियाना से। सबसे पहले तो ताऊ, सरदार और तीसरे तीन तालियों को सत श्री अकाल। मैं इकबाल सिंह पंजाब के लुधियाना ज़िले के छोटे से शहर खन्ना से आपको पत्र लिख रहा हूँ। सबसे पहले तीन ताल ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 कोटि प्रणाम। मेरा पहला ही भेजा हुआ पत्र आपने चुना और पढ़ा, उसका धन्यवाद एक मुंह से करना पर्याप्त नहीं है। अगर मैं रावण होता तो मेरे 10 मुंह 10 दिन तक आपका धन्यवाद करते। प्रैंक्स की बात आपने की, तो ये प्रैंक्स बहुत प्राचीन समय से चल रहे हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में दुर्योधन मंडली के साथ कई प्रैंक्स किए, तब वो जाकर के युद्ध हारे। श्री कृष्ण का जयद्रथ के साथ किया गया प्रैंक मेरा फेवरेट है। प्रैंक से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा। ये बात 5वीं कक्षा की है। मैं गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। जब खेल शुरू हुए तो हमारा कबड्डी का मैच पड़ोस वाले गांव के स्कूल में था। मैच वाले दिन हम सुबह स्कूल पहुंचे तो मास्टर जी ने हमारी एक लाइन बनवाई और हम मास्टर जी के पीछे पीछे खेतों में लेफ्ट राइट करते हुए दूसरे स्कूल को चले गए। दूसरे स्कूल गए, मैच खत्म हुआ। मास्टर जी ने कहा कि मुझे अभी इसी स्कूल में बैठना है, तुम ऐसा करो सबको लेकर आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो लो जी, मैं सबका कैप्टन बनकर सबको लेकर चल पड़ा। काफ़ी चलने के बाद जब हम एक खेत पर रुके तो वहाँ ट्यूबवेल चल रहा था। हम सब बच्चे पानी पीने को रुक गए। तभी हमने वहाँ देखा कि एक अमरूद का बगीचा है जिसमें खूब सारे अमरूद लगे हैं।
मेरे दोस्त धर्मेंद्र ने यह कहकर हमारे अंदर और चिंगारी भड़का दी कि ये अमरूद अंदर से लाल मालूम होते हैं। बस हमारे अंदर बंदरों की आत्मा प्रवेश कर गई और वानर सेना ने तबाही मचा दी। हमने कुछ अमरूद खाए, कुछ तोड़कर जेबें भर ली। अभी लूट मार पूरी भी ना हो पाई थी कि बाग का मालिक आ गया। उसने सबको बहुत डांटा और 2-4 के तो चांटे भी रसीद कर दिए कि हमारी फसल खराब कर दी। अभी हमारी झाड़ पोंछ हो ही रही थी कि मास्टर जी आ गए। सारा सीन देखकर सारी कहानी समझ गए। हमारे मास्टर जी थे थोड़े खुराफाती टाइप के आदमी। वो खेत के मालिक को एक तरफ ले जाकर कुछ खुसर फुसर करने लगे और वापस आकर हमें डांटते हुए गरजे, कमबख्तों, तुम्हें ये अमरूद नहीं खाने चाहिए थे। इन पर कीड़े मार दवाई छिड़की हुई थी। अब तुम लोग 1 घंटे के अंदर मर गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निकालो अपनी अपनी कॉपियां और उस पर लिखो कि तुम लोगों ने अपनी मर्जी से बिना पूछे अमरूद खाए थे। सुनते ही हमारे हाथ पांव फूल गए कि अब तो बस मरे ही मरे। मेरे साथ खड़ा था धर्मेंद्र। उसने मरने की बात सुनी तो वो ज्यादा ही डर गया और अगले ही पल धर्मेंद्र मुंह के बल आगे को धड़ाम से गिरा। मैंने चीख कर कहा, मास्टर जी ये तो मर गया। अब हाथ पांव फूलने की बारी मास्टर जी की थी। वो भागे भागे आए, देखा तो धर्मेंद्र बेहोश। मास्टर जी खुद पानी लेकर आए, पानी के छींटे मारे। बड़ा माहौल बवालियत खड़ा हो चुका था। तभी मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, अमरूदों पे कोई दवाई नहीं छिड़की गई थी। हम तो तुम्हें डरा रहे थे, मजाक कर रहे थे। किसी को कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा। हम कैसे यकीन करते, हमने तो धर्मेंद्र को मरते देख लिया था। तभी अचानक धर्मेंद्र को होश आ गया। मास्टर जी ने उसको एक अमरूद खाकर दिखाया और काफ़ी सारे अमरूद उसको दे दिए। तब कहीं जाकर हमें मास्टर जी की बातों पर यकीन आया और फिर हमें खूब सारे अमरूद देकर वहाँ से विदा किया गया। इकबाल सिंह, लुधियाना। खूब सारे अमरूद देकर के विदा किया गया। बहुत सुंदर इकबाल भाई। पिछली चिट्ठी आपकी तो जबरदस्त थी और इस बार भी जबरदस्त है। आप कहानी बढ़िया लिखते हैं। पर एक बात, जब बात झाड़ की हो रही हो ना और झाड़ पोंछ आ जाए तो आदमी का दिमाग घूम जाता है। और इमीडिएटली जैकी श्रॉफ मुझे याद आ गया। कि हमारी झाड़ पोंछ हुई थी। इनका नाम बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। जैकी श्रॉफ जो मशहूर शेफ, जैकी श्रॉफ मशहूर शेफ। उन्होंने ही एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं। टाइगर श्रॉफ पर्यावरणविद तो दिया मिर्जा भी हैं। टाइगर श्रॉफ जो है ना, उनका करियर उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उनको जैकी श्रॉफ लगा हुआ है। तीसरा था दिन का तीसरा। ठीक है, तो इकबाल भाई आपका इकबाल बुलंद रहे और लिखते रहिए, किस्से सुनाते रहिए। आज जिन विषयों पे बात हुई है, बाय द वे खन्ना के पास ही धर्मेंद्र जो है ना, जैकी श्रॉफ वाले धर्मेंद्र, उनका घर है। अच्छा, मुझे लगा इसमें कुछ अक्षय जोड़े। नहीं, उसमें धर्मेंद्र आ गया ना। मैंने कहा कहीं वो तो नहीं थे। फिर इकबाल भाई की उम्र के हिसाब से देखा तो लगा नहीं। बाबी दल का जिक्र हो चुका है आज, थैंक्स टू कानपुर। चिट्ठियाँ भेजिए, आपके जो पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके बारे में आप क्या सुनते हैं, हमें भी रेकमेंड करिए पॉडकास्ट में। कानपुर पर जो बातचीत हुई, सरपंच ने जो किस्से सुनाए, उनसे कुछ सिरे आपको याद आए हों तो वो भेजिए, कानपुर के किस्से। हाँ, बहुत सारे लोगों के तार तो जुड़े ही छेड़ दिए गए हैं। हाँ। तो आप लोग बाहर निकलिए कानपुरिया और ओन अप कीजिए। इट इज अ टाइम टू एक्सेप्ट दैट यू आर फ्रॉम कानपुर। नहीं, ये होता है ना, उरे वाले निकल जाते हैं कानपुर के बारे में बोल के। कानपुर का आदमी कानपुर के बारे में नहीं बोलता। और जो प्राइड सरपंच में है कानपुर को लेकर, वो प्राइड में कानपुर में देखना चाहता हूँ। तो लिखिए चिट्ठियाँ, और चिट्ठियाँ भेजने का तरीका वही है, radio@aajtak.com ईमेल आईडी है, radio@aajtak.com, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303। व्हाट्सएप पे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि कई बार उनकी चिट्ठियाँ खो जाती हैं क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। radio@aajtak.com पर अगर आप भेज सकते हैं तो श्योर शॉट है आपकी चिट्ठी कभी खोएगी नहीं। 9953323303 पर भी खोएगी नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि किसी एक एपिसोड में वो चिट्ठी मिस हो जाए तो अगले एपिसोड में। और कोई लिख के भेजना चाहे तो वो भी भेज सकते हैं। उसका पता इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स का मैं बता देता हूँ, एक बार बता भी चुका हूँ। FC8 सेक्टर इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, आप ये लिखें, सबसे ऊपर लिखें आज तक रेडियो, 3rd फ्लोर, FC8 सेक्टर 16A, नोएडा, फिल्म सिटी, गौतम बुद्ध नगर, 201301। उससे बढ़िया तरीका, लिख लो, उसका फोटो खींच के ईमेल कर दो। नहीं ईमेल कर दो।
चिट्ठी पढ़ने का गुरु। लोग हाथ से खींच के भेजते हैं हमें और अरे हम मस्त नहीं लिख- नहीं, वो जब चिट्ठी आपके पास आएगी आप उसको खोलोगे, उसका लुत्फ अलग है। वैसे आप गूगल करेंगे ना कि इंडिया टुडे ऑफिस एड्रेस, तो हाँ, जो हाँ, अगर तो मिल नोट भी जाएगा। नहीं कर पाएंगे तो गूगल पे आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। आप वहाँ पे हमें डाक के माध्यम और से भेज ऊपर सकते लिख हैं। दीजिएगा कुलदीप सरदार को मिले, ऐसा। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अक्टूबर आ चुका होगा और हम उसी आपको के साथ अल्ताफ राजा का अल्ताफ वो राजा। अक्टूबर वाला भी सुनाएंगे। अक्टूबर बहुत अद्भुत महीना है, क्योंकि अ, अक्टूबर के महीने में स्फुरण शुरू होता है। मानसून बीत चुका है, साफ सफाई शुरू हो चुकी है, गमक आने लगती है हवा में हल्की सी, सब्जियों में रस आने लगता है और संगीत में खनक लौट आती है, चेहरे की लाली बढ़ जाती है। अक्टूबर का हमको बड़ा इंतज़ार रहता है। अक्टूबर 8वां महीना होता था, ये जुलाई अगस्त ने सब आके ना आगे कर दिया। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो। जय हो। जय हो।